नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कितना बढ़िया हो कि जब आप टैक्स संबंधित जो काम करते हैं, वेतन ड्रा बनाते हैं, तो हर साल आपको अलग-अलग एक्सेल शीट में काम करना पड़ता है और एक कार्यालय में यदि 15-20 कर्मचारी है तो 15-20 अलग-अलग एक्सेल शीट आपको तैयार करनी पड़ती है। मैं जो एक्सेल शीट लेकर आया हूँ, इस एक्सेल शीट में 100 व्यक्तियों का डाटा आप बना सकते हैं और आप चाहे तो एक ही वर्ष का बनाएं या आप चाहे तो पिछले कुछ सालों का डाटा भी एक साथ बना सकते हैं और एक क्लिक में आप उनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और इस डाटा में अपनी पिछली जो रिपोर्ट है वो सेव करके आप रख सकते हैं। कभी भी जरूरत पड़े तो आपको एक ही एक्सेल शीट में आपकी बहुत सारे वर्षों की जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो सकती है। तो ये प्रोग्राम बड़ी मेहनत से बनाया है और इसके जो पार्ट है वो नीचे दे रखे हैं मैंने। इसमें प्रमुख जो पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉय डाटा है, वो आपको भरना है। फिर ये टैक्स की जो शीट है कैलकुलेट, इस टैक्स शीट में आपको यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय डाटा में सीरियल नंबर है 1, 2, 3 1 से लेकर 100 तक, जिस भी सीरियल नंबर का आपको रिपोर्ट निकाल लिए वो यहाँ पर सिर्फ संख्या भरनी है आपको। इसके बाद आपको डिडक्शन शीट में आना है और जैसे आपका नाम जिस नंबर पे है उस नंबर के सामने आपको डिडक्शन से संबंधित जानकारी भरनी है। उसके बाद में आपको GA 55 पे आना है। GA 55 में जो सूचना है वो आपको चेक करनी है। यदि GA 55 में सूचनाएं गलत है तो आप अपने सीरियल नंबर, यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आएगा, उस संबंधित सीरियल नंबर के सामने जो रिपोर्ट है उसमें आपको यहाँ एडिट करना है और एडिट कैसे करेंगे उसकी सावधानी के साथ मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको 10E संबंधी यदि कोई है तो 5 वर्ष का 10E भरना है तो आपको इस कॉलम में डाटा भरना है और अगर आपके 10E का जो डाटा है ज़्यादा है तो यहाँ आपको डाटा भरना है और यहाँ से कहाँ पर ऐड करना है वो आपको बताऊंगा। और लास्ट है टैक्स रेट। टैक्स रेट में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। आप बदलाव तभी करें जब आपको लगे कि या तो यहाँ पर कोई डाटा गलत भर गया है बाय मिस्टेक, तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा इसको छेड़े नहीं। और इसमें जैसे आप अगले वर्ष के लिए बना रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए इसको कैसे आप खुद ही प्रिपेयर करें यहाँ से और आपकी ये सीट अगले साल और उससे अगले साल भी यही सीट चलती रहेगी, आपको कोई करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं शुरू से ही कि आपको कैसे क्या क्या करना है। तो आपकी जो ये सीटें हैं यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय डाटा शीट पढ़नी है, फिर इनकम टैक्स पेज है उस पर जाकर आपको अपना क्रम संख्या चुनना है, डिडक्शन भरना है, GA 55 चेक करना है, यदि चेंज करना हो तो एडिट में जाके करें और 10E 5 ईयर या 10 ईयर जो भी है आपको उसमें जाकर भर सकते हैं। टैक्स रेट यदि बदलाव है तो ठीक, GA 55 और टैक्स गणना की जांच कर लें, सही होने पर प्रिंट कर लें। सिंपल सी प्रोसेस है। बस इसमें क्या है कि ये मल्टी एम्प्लॉय और मल्टी ईयर एक्सेल शीट है, तो जो भी टैक्स बना रहा है, टैक्स शीट किसी की जनरेट कर रहा है, वो एक बार इसको ये देख ले कि कैसे भरें। इसके लिए चलते हैं, एम्प्लॉय डाटा में आ जाते हैं। एम्प्लॉय डाटा में यहाँ देखिए सीरियल नंबर आपको नहीं भरना है, आपको फाइनेंशियल ईयर है वो हमें स्टार्ट वर्ष भरना है। जैसे मान लो कि आपको 2015-16 की बनानी है तो 2015 यहाँ भरेंगे। अभी 2022-23 की बनानी है तो 2022 यहाँ पर आप भर देंगे।
2022 भरते ही आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑफिस का नेम लिखना है, जो आपको डीडीओ ऑफिस है उसका नाम लिखना है। स्कूल है तो स्कूल, सीबीओ या डीईओ कार्यालय जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं जैसे GSS राजपुरा, और नेक्स्ट है आपके डीडीओ का नाम राजकुमार, जो भी है आपके, ये आपके डीडीओ की रिपोर्ट आ गई। नेक्स्ट में है आपको एम्प्लॉय से संबंधित डाटा भरना है। यहाँ पर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन भरना है। यहाँ पर टीचर, यहाँ पर एम्प्लॉय का टाइप भरना है। एम्प्लॉय टाइप में नॉन गजेटेड और गजेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। नाम भरना है, उसके बाद में सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में आपको ड्रॉप डाउन में जाकर भरना है कि वो रेगुलर है या फिक्स अर्थात प्रोबेशन में है। तो रेगुलर स्कीम भरनी है। स्कीम में एनपीएस है, जीपीएफ है, जीपीएफ 2004 है या जीपीएफ जो सबसे भी है वो है। तो यहाँ पर हम जीपीएफ या जो भी है वो पैन नंबर भर दें। अकाउंट नंबर भर दें। अब यहाँ पर मार्च की वेतन भरना है, क्योंकि मार्च प्रारंभ में हुआ था 2022 में और 2023 में समाप्त होगा ये सत्र। तो 2022 का जो मार्च है उसमें इनकी जो सैलरी है वो कितनी बनती है वो आप भर सकते हैं। इनका एसआई नंबर भर दें। एसआईपी कितनी कटौती हो रही है, यहाँ पर ये चीज ध्यान में दें। मासिक जो कटौती है वो जैसे मान लो कि ये 2200 रुपये कटा रहे हैं, जीपीएफ कटौती इनकी नहीं है, या अभी वर्तमान में एनपीएस के स्थान पर जीपीएफ शुरू हो गई तो आप जीपीएफ की कटौती यहाँ पर करा सकते हैं कि ये 5000 महीने के जीपीएफ कटौती करा रहे हैं। आरजीएचएस में देखें कि कितना है इनका, 700 जो भी राशि है आरजीएचएस की स्लेब के अनुसार भरे। एलआईसी सैलरी से कटती है तो यहाँ पर भर दें, जैसे 1000 रुपये एलआईसी कट रही है। जीआईएस इन्होंने जो बनाया भरा था शुरू में वो भर दें। हितकारी की राशि नॉन गजेटेड की, और यदि एसआईएल इनका स्टेट इंश्योरेंस पर लोन है तो उसकी किस्त की राशि भर दें, और इंटरेस्ट है तो उनकी किस्त की राशि भर दें। इनको बोनस दे हैं यहाँ पर, ये जो आगे का डाटा है इस पर इसे ध्यान दें। यहाँ पर बोनस दिए हैं, अगर क्या इनको बोनस मिलेगा क्योंकि ये गजेटेड नहीं है तो इनको बोनस मिलेगा। यदि यहाँ नो कर देंगे तो आपको बोनस नहीं आएगा। किराए में छूट चाहिए इनको, यस करें या नो करें। नो या यस कर दें। यदि यस चाहिए तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। और आय का प्रकार चुने। आयकर का जो टैक्स स्लैब कौन सी है, पुरानी चुननी है हमें। और वेतन जो आहरण है, यदि इनका पे मैनेजर से हो रहा है या पीडी जो है प्री पे मैनेजर से हो रहा है तो वो चुन सकते हैं हम। प्री पे मैनेजर में जो एनपीएस वगैरह है वो ऑटोमेटिक डबल होके आएगा और पे मैनेजर में नहीं है, ये भी सुविधा है इसमें। वेतन के साथ एचआरए मिलता है। कोई मान लो कि वो सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उसको नहीं मिलता तो यहाँ पर नो करें, और जिसको एचआरए मिलता है उसको यस करें। ये खाली छोड़ने पर कैलकुलेशन गलत हो जाता है। एचआरए प्राप्ति का सेक्टर चुने। आप किस सेक्टर में आते हो, जेड वाई एक्स में, वो सेक्टर चुने। और कौन सा वेतन आयोग का आपको ये बनाना है, 7 या 6, क्योंकि मान लो 2017 से पहले कि आप अपनी खुद की ये बना रहे हो तो आपको 6 करना पड़ेगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर आपने अपनी सब चीज़ें भर दी है और आप 1 नंबर पर सीरियल नंबर है। अब नेक्स्ट जो शीट है उस पर चले जाएंगे। जब नेक्स्ट शीट पे आते हैं तो यहाँ पर जाकर 1 नंबर डालेंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ पर देखिए आपका ऊपर डाटा आ गया है, धनराज सिंह टीचर, और ये पेन नंबर आपकी ओल्ड टैक्स जो रिजाइम है वो आ गई है और आपका जो 70 है वो आ गया है। आपका रेडियो वगैरह, आपके यहाँ पर सैलरी डिडक्शन जो है वो आ गया है। आपकी समस्त जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ गई और 11,085 आपका टैक्स बन रहा है। उसके अनुसार ये है कि आप 5 लाख से कम में आ रहे हैं तो आपका टैक्स नहीं बन रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर जो इसको बढ़ा देते हैं ताकि टैक्स जो स्लैब है वो टैक्स स्लैब में आए और तब भी नहीं आ रहा है और आपका 1.5 लाख की कटौती भी नहीं हो रही है। ठीक है, अगला है डिडक्शन। आप 1 नंबर पे आ गए और टैक्स डिडक्शन। यहाँ पर जब यहाँ टैक्स डिडक्शन आप जब भरते हैं तो ऊपर भी देख लीजिए, यहाँ आपके आपके ग्रॉस इनकम है, डायरेक्ट डिडक्शन हो चुका और 80C इन्वेस्टमेंट के तहत इतना डिडक्शन हो चुका और ये जो है अदर डिडक्शन में आ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में आपकी टैक्सेबल इनकम ये आ रही है, 5 लाख से कम है, इसका मतलब आपके टैक्स नहीं बन रहा है और जीरो टैक्स अमाउंट आ रहा है। यदि आप HRA रिबेट लेते हैं तो यहाँ से रिबेट भी मिल जाती है। मान लो कि यदि हम इस स्लैब में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स बनता है वो 84,506 रुपये बनता है और इनकी जो कटौतियाँ है वो मिनिमम है। तो हम जो डिडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ाते हैं। या जो इनका डिडक्शन है, मान लो ये गृह किराए पर छूट लेना चाहते हैं और 8,500 प्रति माह है। अब हमने एम्प्लॉय आईडी जो डाटा है उसमें किराए पर छूट 9 कर दी थी। मकान किराए में छूट चाहिए तो मकान किराए में छूट नहीं लेने के कारण यहाँ देखिएगा डिडक्शन में ये यहाँ पर HRA जो रिबेट है वो 9,469 की मिल सकती है और ये कह रहा है कि आप 84,506 रुपये कृपया टैक्स या कटत जो बचत कटौती है उसको बढ़ाएं। यदि आप डिडक्शन बढ़ाएं अपना ताकि टैक्स कम हो या फिर आप टैक्स चुकाएं, दोनों चीज़ें यहाँ आ रही है। आप जैसे जैसे यहाँ डिडक्शन बढ़ाएंगे आपकी ये चीज़ें कम होती चली जाएंगी। तो HRA रिबेट ले लेते हैं हम। मकान किराए छूट चाहिए और ये छूट मिलते ही हमारा जो यहाँ पर हमें 9,469 रुपये की छूट मिलेगी क्योंकि वेतन के अनुसार इतनी ही बनती है। हम चाहें तो यहाँ पर जैसे 11,000 का बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने मकान किराया है आपका जो भी है बढ़ाया तो इधर आपकी कटौती भी 39,469 रुपये बढ़ गई है। और आपकी कटौतियाँ इसके अलावा जो भी मनोरंजन, व्यवसाय, गृह संपत्ति से आए, गृह कर, गृह ऋण मूल किस्त, यदि आप होम लोन ले रहे हैं तो उसकी किस्त यहाँ भरें और उसका जो ब्याज है वो यहाँ पर भर दें। मान लो आपका 1,20,000 होम लोन की किस्त है और 65,000 आपका ब्याज है। जीवन बीमा वेतन, अगर आप सैलरी के अलावा जीवन बीमा कराते हैं तो वो भी आप भर दें, या 12 महीने का भरना है आपको तो 20,000 भर दें। PLI है तो वो भरें, ट्यूशन फीस है तो वो भरें और ये जो NSC राष्ट्रीय बचत पत्र लोगों से
निधि राष्ट्रीय बचत स्कीम 80C के अंतर्गत जो आती है वो भरें, सुकन्या समृद्धि भरें, वेतन से अन्य आय। यहाँ पर इस कॉलम में विशेष ध्यान दें, इस कॉलम में वेतन जो बचत ब्याज है अर्थात बैंक खाते बचत के बैंक खाते हैं उसका जो ब्याज है वो भरें, इसके अलावा और इनकम है वो यहाँ भरें। ये जरूर ध्यान दें। जैसे मान लो आपको 13,000 ब्याज के और 2,000 अतिरिक्त कोई आय होती है आपकी, 15,000 हो गई आय। इसके अलावा 80cc पेंशन में अंशदान एनपीएस के अलावा यदि है तो वो करें यहाँ पर, और 80C के अंतर्गत अन्य जमा राशि कोई है तो वो बताएं। 80C CD1B एनपीएस में अतिरिक्त अंशदान यहाँ पर डाल सकते हैं आप। चिकित्सा बीमा के लिए 80D 80DD में दोनों ही कैटेगरी में डालें। विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए 80DDB 80E उच्च शिक्षा पर ऋण पर ब्याज वेतन के अलावा। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट पर जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट है उसकी पर छूट मिलेगी वो यहाँ पर। 80G के अंतर्गत दान 100% दान वाली राशि यहाँ डालें, 50% वाली यहाँ डालें, और शारीरिक अक्षमता के लिए अधिकतम यहाँ और 95 के अनुसार यहाँ डालें। 75,000 तक इसमें छूट मिलती है। 80G जो भी दान दिया जाता है वैज्ञानिक और सामाजिक ग्रामीण विकास हेतु यहाँ पर लिखें। धारा 89 के अंतर्गत कर छूट चाहिए तो यहाँ लिखें। यहाँ पर लिखने के लिए आपको 10E का सहारा लेना पड़ेगा, और 10E जब कैलकुलेट हो जाएगा उसकी राशि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इक्विटी स्कीम और स्थगित वार्षिकी और वेतन के अलावा जो टीडीएस आपने जमा कराया है कहीं पर वो यहाँ पर लिखे हैं। तो एक व्यक्ति की एक ही लाइन में प्रविष्टि हो जाएगी और इस समस्त चीज़ों के हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका जो 84,000 था वो 53,000 रह गया है घटकर, अब भी आपको 53,000 पे करना पड़ेगा। जब डिडक्शन का काम हो जाए तो आप आ जाइए GA 55 पे। तो आपने GA जो 55 है आपने बोनस के लिए यस किया था, और आपकी जो यहाँ पर देख ली, ये आप अपने पे मैनेजर के प्री मैनेजर का जो GA 55 है उससे मिलान कर लीजिए, बेसिक DA वगैरह। यदि ये सब सही है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप ये जो GA 55 एडिट है यहाँ जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको DA मिला है, और आपको DA मिला है तो आप आपको DA मिल गया, मान लो मई में, पहला DA मई में मिल गया, और यहाँ पर जो वेतन लेना और देना था तो अब यहाँ पर कोई बेसिक नहीं डालेंगे हम। यदि GA 55 में जाके देखेंगे कि मई 22 में DA जोड़ा गया है तो यहाँ पर DA नहीं आ रहा, और तो आप उसके लिए DA की जो प्रतिशत है कि यहाँ पर आपको चाहिए था 34% तो लेना था, लेकिन आपको मिला 31% ही है। अब आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का DA मिलेगा। ये 34% के हिसाब से 31 तो आपने ले लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कितने महीनों का DA है इस रेट से, तो इस रेट से आपके पास 3 महीने का DA आ गया। नेक्स्ट जो कॉलम है वो कह रहा है कि DA में से कितने प्रतिशत कटौती GPF या GPF 2004 में जमा होगी। यदि आप यहाँ 100 कर देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी GPF की राशि आपके उसमें DA की राशि GPF खाते में चली जाएगी, और यदि आप 50 कर देते हो तो 50% कैश हो जाएगी और 50% GPF में चली जाएगी। हम यहाँ 100% कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है वो आपको दूसरा अक्टूबर में मिला होगा। तो अक्टूबर वाले की स्थिति है 38% से मिलना है आपको, लेकिन आपने उठाया 34% का है। यहाँ पर 34 उठा लिया आपने। अब वही चीज आपको यहाँ करनी है, यहाँ भी 3 महीने का DA है
और ये पूरा का पूरा 100% जीपीएफ में जा रहा है। मान लो ऊपर वाला हम कर देते हैं कि 50% ही जीपीएफ में जाएगा। तो अब G55 में जाके आप देखते हैं तो आपका जो डीए है वो जो प्रथम डीए था वो 50,5,022 है और वो उसमें से आधा आपका जीपीएफ 2004 में यहाँ आ गया और आधा आपके केस आ रहा है। जबकि डीए जो सेकंड था वो 6,900 रुपये था और पूरा का पूरा जीपीएफ में आ जा रहा है, आपको केस नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लो आप सरेंडर लेते हो तो आप G55 में जाके सरेंडर पे टिक मार दे। ये आप यहाँ सरेंडर है, ये सरेंडर आपने जैसे मान लो कि अगस्त में उठाया तो अगस्त में जैसे आप सरेंडर पर क्लिक करते हैं तो आपके G55 में जाकर जो सरेंडर है वो अगस्त में ऑटोमेटिक आपका यहाँ से उठ जाएगा और ये सरेंडर की राशि आपकी यहाँ जुड़ गई है। इसके अलावा आप G55 में जाकर और आपका यहाँ से सैलरी जो एरियर है वो बनता है तो वो यहाँ पर राशि, ये जो वाइट क्षेत्र है वो राशि भरनी होती है। यहाँ पर वाइट क्षेत्र में केवल राशि भरनी है आपको और बाकी जो सेम कलर है ऊपर का वहाँ पर स्लेब के अनुसार रेट या बेसिक या एचआरए की जो रेट है वो भरनी होती है और इधर कटौतियों में यदि कोई बदलाव है तो वो भरना होता है। मान लो यहाँ पर ये जो जीपीएफ है वो मार्च में जमा नहीं हुआ और मई में डबल हुआ था, तो इसको कैसे करेंगे हम? जीपीएफ पे मार्च में नहीं हुआ तो 0 कर देंगे और मई में डबल हुआ था तो 10,000 कर देंगे। यहाँ पर ये एडिट हो गया। जहां भी आपको G55 में अगर खाली दिखाना है तो वहां 0 कर दे, वो ऑटोमेटिक वहां खाली हो जाएगा और जहां पर अगर राशि चेंज है तो उस जगह चेंज कर दे तो ये 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मार्च में जीपीएफ 0 हो गया और मई में 10,000 हो गया। ऐसे ही आप और चीजें भी चेंज कर सकते हैं जहाँ पर बदलाव है। मान लो कि यहाँ पर आपको डीए कम मिला था तो ये डीए की जो राशि है वो आप चेंज कर सकते हैं। एचआरए है तो परसेंटेज जैसे यहाँ पर मान लो पिछले स्लैब के अनुसार मिला था तो आप उस स्लैब के अनुसार कर सकते हैं। आपका जो एरियर है वो डाल सकते हैं, सैलरी एरियर जो बन रहा है उसको भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे सैलरी एरियर फर्स्ट यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखें कि टोटल बेसिक कितनी है, टोटल डीए जो है और टोटल एचआरए आपको लेना है वो कितना है और मिला वो कितना था, ऑटोमेटिक डिफरेंट ले लेगा वो। इसके अलावा अदर यदि आपको अलाउंस मिलते हैं सैलरी में इसके अलावा बेसिक के अलावा तो वो यहाँ टोटल करके लिख दें। इधर और भी चीजें हैं, एनपीएस डीपीएफ जो कटौतियां हैं उसमें चेंज करना हो तो लिख दें। और टैक्स जैसे आप मान लो कि टैक्स कटाते आ रहे हैं तो 15,000 आप कटाते आ रहे हैं टैक्स। ये आप यहाँ पर लें, सैलरी टैक्स में आ रहे हैं, सैलरी टैक्स डिडक्शन है 15,000 मंथली है और आप इसको फरवरी तक कटा रहे हो। तो ये जैसे आप यहाँ डिडक्शन में जाते हैं तो आपकी जो ये टैक्स है वो पूरा 1,80,000 आपका कट गया है। आप चाहें तो इसमें जो भी आपकी कटौती है वहाँ और आपका ये बनता इतना है तो आपका रिफंड इतना बोलेगा। ये आपने 15,000 अदर आय दिखाई थी जिसमें 13,000 टैक्स था, वो सॉरी टैक्स 13,000 बचत ब्याज था तो 13 में से अधिकतम 10,000 को आपको यहाँ छूट मिल गई और 3,000 और प्लस 2,000 एक्स्ट्रा 5,000 पर आपका टैक्स लगा है। यानी कि बचत बैंक में 10,000 तक ही छूट मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो ये जो G55 एडिट है इस प्रकार से कर सकते हैं आप इधर जाकर चाहो तो बिल नंबर टीवी नंबर भी भर सकते हैं।
बिल और टीवी नंबर की डेट यहाँ डाल सकते हैं ताकि आपके G55 में भी ये इधर आ सके, यहाँ आ सकती है। यहाँ देखिए DA की 2 स्लैब आ गई, बोनस आ गया, सरेंडर आ गया, सैलरी एरियर 2 तरह का आ गया और इसके अलावा और भी जो सैलरी एरियर अगर ज़्यादा है तो यहाँ भर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा अगर किसी महीने वर्ष में हो जाता है तो किन्हीं 2 सैलरी एरियर को आप जोड़कर यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये G55 एडिट किया जा सकता है आपके द्वारा। यहाँ 10E जैसे ही आप वहाँ अपना नंबर भरते हो तो यहाँ आपका नंबर आ जाता है। अब आप यहाँ इस सत्र के पिछले 5 सत्र के आप यहाँ इसके अनुसार भर सकते हैं कि ITR के अनुसार जो आपने पिछले ITR में शुद्ध जो इनकम योग्य या टैक्स योग्य राशि थी वो यहाँ भर दें और इस सत्र में किस किस सत्र की कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है डिडक्शन के बाद की वो यहाँ भर दें। उसके अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक टैक्स की जो है वो गणना हो जाएगी आपकी। जैसे 64,917 रुपये बन रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पर टैक्स था पिछला 6 लाख था और मुझे फिर 50,000 और मिल गया, तो जैसे आप यहाँ भरोगे तो ये कहेगा कि जो 50,000 की राशि एक्स्ट्रा मिली है उस पर 10,400 का टैक्स बनता है। इसका मतलब 10,400 रुपये जो टैक्स है वो आपको ज़्यादा कट रहा है और स्लैब के अनुसार वो उसका डिफरेंट आ जाता है। तो ये जो राशि है वो ऑटोमेटिक चली जाती है। आप यहाँ देखेंगे कि जो इसमें है टैक्स में है वो आप ज़्यादा आ रहे हैं टैक्स में यहाँ पर। यहाँ यदि टैक्स कम होता है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि हमने जो मूल वेतन है वो ज़्यादा रखा है और ज़्यादा रखने के कारण टैक्स की जो सीमा है वो यहाँ पर देखिएगा जो टैक्स है वो कितना बनता है और कितने के हिसाब से उसका डिडक्शन होता है। यहाँ पर जो टैक्स 22,569 टैक्स बन रहा है और यहाँ पर देखिए 89 के तहत जो राशि है वो रिबेट में चली जाती है। डिडक्शन हो गया, G55 हो गया, G55 एडिट हो गया, 10E हो गया। इसी प्रकार 10E यदि आप चाहते हैं कि जो आपके 5 साल से भी ज़्यादा का है तो आप यहाँ पर उसको उस डाटा को इन दोनों कॉलम में भरें और वो ऑटोमेटिक ये जो 0 आ रहे हैं यहाँ पर टैक्स आ जाएगा आपका। यदि जैसे मान लो कि आपके 16, 14, 15 का आपको मिला तो 3.5 लाख, इसका 8,240 रुपये टैक्स बनता है और आपको 10,000 और मिलता है उस समय का, तो 10,000 ज़्यादा बनते ही आपके यहाँ 1,030 रुपये का टैक्स में अंतर आ जाता है और इस आधार पे आपको जो टैक्स रिबेट है 89 के तहत वो 1,050 रुपये की टैक्स रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ ये जो टैक्स रिबेट है आप यहाँ से सीधी ले जाकर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये पेज एक्स्ट्रा है, हर बार आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है ये पेज। और इसको ले जाकर आप एम्प्लॉय की जो डाटा है डिडक्शन का, उस डिडक्शन की डाटा में आखिरी में जो पेज है यहाँ पर धारा 89 के अंतर्गत कर छूट, वो आप यहाँ आप 1,000 जो 40 या 50 आया था वो यहाँ पर लिख देंगे तो ये आपके सीधे जी इसमें जो टैक्स कैलकुलेट है उसमें जाकर छूट कर देगा आपको। अब है अंतिम पेज टैक्स रेट। टैक्स रेट में आपको बदलाव नहीं करना है। टैक्स रेट मैंने जनवरी 2012 से लेकर
मार्च जुलाई 2022 तक की इसमें डाल दी है। टैक्स रेट 6 पे के अनुसार भी है, 7 पे के अनुसार भी है और HRA रेट भी है यहाँ पर। इसके अलावा ये आपकी टैक्स रेट जो है राशि के अनुसार वो भी है यहाँ। अगले वर्ष का जैसे यहाँ पर न्यू और ओल्ड चल रहा है, क्योंकि दो टैक्स रिजाइम है और दोनों चल रही है, तो दोनों की अलग अलग यहाँ डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंट आता है। कोई जो भी चुनता है उसके हिसाब से यहाँ से उठा लेता है, तो इसमें बदलाव नहीं करे जब तक लागू नहीं हो। और यहाँ पर उसके सामने जिस टैक्स रिजाइम को आप चुनते हैं उसके सामने लिखें कि उसके में उस टैक्स रिजाइम में क्या क्या गवर्नमेंट दे रही है वो लगाएं और हटा दें। यहाँ ऊपर कुछ खाली पड़ी है, मुझे मिली नहीं इसलिए मैंने उस चीज़ को चढ़ाया नहीं है। आपको मिल जाए तो आप चढ़ाकर उसका यूज ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आगे आप जैसे 22-23 का और 23-24 का चढ़ाते हैं, तो 23-24 का जैसे चढ़ाए तो उसकी स्लैब भी जो नए हिसाब से घोषणा होती है उसके हिसाब से यहाँ चढ़ाते रहें और आप अगले साल का भी कैलकुलेट करते रहें। और ये 2022 में जो HR बोनस मिला उसकी राशि चढ़ा दी है और 23 में जो मिले उसकी राशि आप यहाँ चढ़ा देना, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर नवीन पेंशन योजना में अंशदान था तो जनवरी 2004 से 10% था। अप्रैल 22 से ये जो भी है, ये जैसे कोई केंद्र की बनाता है तो उसके लिए यहाँ पर 14% हो जाता है। राजस्थान में तो 10-10 ही रहा है, तो इसमें आगे बदलाव नहीं हुआ है, यही रहा है। और आगे अगर जो भी है रेट यहाँ पर ये ध्यान में देना है किस माह से नगद है। जिस माह से नगद दिया जा रहा है वो माह यहाँ लिखे और किस माह से वो बदलाव हो रहा है DA का वो माह यहाँ से अपने आप चुना हुआ है। जैसे जनवरी 2023 में तो जाहिर है कि मार्च या अप्रैल से नगद देय होगा, तो मार्च अप्रैल लिख दे ताकि ये जब GA55 तैयार करे तो उसी हिसाब से करे। ये जो HRA हैं वो जाहिर है कि ये जब 50% हो जाएगा उस समय चेंज होगा, तो वहां जाकर एक बार फिर चेंज कर दे। 27-18-9 की जगह हो जाएगा 30-19 30-20 और 10 इस तरह से हो जाएगा, तो उस समय जाके चेंज कर दे। अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ है तो टैक्स रेट में आप कोई चेंज नहीं करे, सिर्फ या अभी तो चलने दे। और ये सब होने के बाद आप GA55 को एक बार चेक कर लें अच्छी तरह, सारा मैच होने के बाद। और जो जो टैक्स सीट है उसको भी एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद अपडेट होने के बाद पूरा सही है ये जानने के बाद इसको प्रिंट कर ले दोनों को और सील साइन करवा कर अपने जो अधिकारी हैं उनसे पास वेरीफाई कराने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर अपना डाटा चेक कर लें एक बार। यदि कोई भी त्रुटि रहती है, कोई भी समस्या होती है तो मेल पर आप लिख सकते हैं। सीट को बनाने में बहुत सावधानी बरती गई है और बहुत मेहनत की है। करीब साल भर से इस सीट पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बहुत बड़ी सीट है और इतनी सारी जो डाटा है वो बनाने में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, फिर भी बहुत सावधानी रखी गई है। और आपके सुझाव आमंत्रित है और साथियों को ये चीज़ शेयर करें। शेयर करने के साथ भी पेज को लाइक करें और सदस्यता बढ़ाएं ताकि ये जो प्रयास है ऐसे और आगे चलते रहें। आने वाली नवीन जो सीटें हैं उसमें आपके केस बुक का काम है, MDM का काम है, इंक्रीमेंट DA इनमें भी कोई मल्टीपल चीज़ें हैं। और इसके अलावा TC जो बुक है, सारा दर्पण से पहले के जो डाटा है उसको एक ही फाइल में कैसे सेव करें उसके बारे में तो ये सीटें जल्द आएगी। धन्यवाद।